हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, सो वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। सो आज से ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का 2 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर था सिर्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको क्रिस्टलाइन एमोर्फोस में उसका क्लासिफिकेशन बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। ओके, तो आप सबको पता होगा कि मेनली सॉलिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह का प्रेजेंट होते हैं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैक्सिमम सॉलिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं मेनली क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप सब प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी देख के आए होंगे, जो लोग भी अभी देख रहे होंगे मेरा वीडियो। जो लोग भी अभी तक नहीं देखा वीडियोस को, प्लीज़ जाके पिछला 2 लेक्चर देख लीजिए। एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने 3 मंथ टारगेट किया था जुलाई अगस्त एंड सितंबर में जैम के कोर्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा जुलाई मंथ ख़त्म हो गया है। तो ऑलरेडी जुलाई मंथ के साथ साथ हमने ऑलरेडी आप लोगों का मैंने आपको कवर करवाया लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट एंड अदर एजुकेटर्स ख़त्म किए आप लोगों का एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियडिक प्रॉपर्टीज। सो ये देखिए, एंड जीओसी भी खत्म हो चुका है शायद। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40% सिलेबस आप लोगों का खत्म हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि आप लेट हो गए हैं 1 मंथ ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी से प्रीवियस लेक्चर ख़त्म करके अभी जो लेक्चर इस मंथ में चलेगा अगस्त के मंथ में, उसको हमारे साथ साथ देखते रहिए। ठीक है, होप कि हम जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जो डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बहुत टॉप लेवल का होगा। ठीक है, तो दिस इज शिवानी हियर। ठीक है, एंड आई विल बी योर एजुकेटर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है मेरा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो लोग मेरा वीडियो को पहले देख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि उनमें से भी जो लोग ये सब चैप्टर को ढूंढ रहे हैं हमारे चैनल पे, उन सबको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल हो गया है, जाके उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो these आर द टाइप्स ऑफ एग्जाम यू विल अपीयर इन द फ्यूचर। IIT JAM, in case of IIT JAM you will appear in this February। ठीक है, एंड DU BHU एंड द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू विल अपियर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, एंड नेट गेट ये सब एग्जाम आप दोगे कब, जब आप MSc में अपियरिंग ईयर में पहुंचोगे। गेट को आप चाहे तो अभी भी दे सकते हैं, BSc ईयर में भी आप दे सकते हैं गेट को। ठीक है, लेकिन गेट में MSc लेवल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम MSc वालों के लिए ही मेनली होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना देरी किए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको। तो देखिए, ये हुआ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि आपको हो गया मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों कोवैलेंट को नेटवर्क सॉलिड क्या कहा जाता है, क्योंकि कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग में आपका डायरेक्शन होता है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल इन रुकता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हुआ आपका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का। तो ऐसे ही करके आप लोगों का क्या होता है, ये हुआ आपका। ठीक है,
तो दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर आप डायमंड की बात करें, डायमंड में वैसे ही कार्बन 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 बॉन्ड होता है, एंड वहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एंड वो कार्बन एक दूसरे के साथ sp3 बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं इन विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बट उनके बीच में एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था आप लोगों को। जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे जाके प्लीज देख लीजिए, ठीक है। और आपके पास प्रेजेंट होता है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मोलिकुलर सॉलिड को हमने क्लासीफाई किया था नॉन पोलर एंड पोलर एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसके बाद होता है पोलर का, उसके बाद होता है नॉन पोलर का। हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जो कि सॉरी गाइस, जो कि किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है आप लोगों का हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इटीसी, ठीक है। तो ये सब एटम के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो तब उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद आता है पोलर, जहाँ पे आप लोगों का पार्शियल चार्ज डेवलप करते हैं, पोलर नेचर डेवलप होता है, एंड उसके बाद लास्ट में लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स होता है नॉन पोलर में, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्ट का, नॉन पोलर का सॉफ्ट नेचर होता है, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये रहा, मैं एक टिपिकल डायग्राम आपके लिए ले आई हूँ जो कि आपका प्रॉपर्टीज को एंड एज वेल एज एग्जाम्पल को शो कर रहा है। इसको आप चाहे तो मैंने आपको आज ही आपका टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप में ये नोट ऑलरेडी आपको गिवन हो चुका है, ठीक है। हम ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है। जो लोगों को अभी तक नहीं पता जाके चेक कीजिए, एंड जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ देर मत कीजिए, जाके आपका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन होगा व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, that is your molecular solid, ionic solid, metallic solid, covalent और network solid। इस सब का यहाँ पे एग्जाम्पल एज वेल एज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या क्या होते हैं, फिजिकल नेचर क्या क्या होता है, कंडक्टिविटी का नेचर यहाँ पे क्या है, इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल डायग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल ठीक है। यूनिट सेल एक्चुअली में क्या होता है, तो देखिए यूनिट सेल एक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि आप मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। देखिए सॉलिड स्टेट में आप जितना इमेजिन करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक हार्ड स्फीयर के तरह सोचेंगे, ठीक है। हार्ड स्फीयर की तरह सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। कॉन्स्टिट्यूएंट ये आपका नोट में भी गिवन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम किस तरह का सोचेंगे, एक हार्ड स्फीयर में और एक पॉइंट के हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड गाइस। तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जो खुद को एक डायमेंशन में रिपीट करता रहता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये यहाँ पे 3D में खुद को रिपीट किया हुआ है। एक प्लेन में पहले रिपीट किया ऐसे ऐसे करके, फिर नीचे उसको एक रिपीट किया खुद को, ठीक है। तो इसी रिपीटेड पोजीशन को, रिपीटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आरे ऑफ पॉइंट्स। दिख रहा है ना आपको, ये एक प्लेन है, ये पर्टिकुलर एक प्लेन है जहाँ पे आरे ऑफ पॉइंट्स अरेंज हुए हैं। जैसे कि हो गया आप लोगों का, 1 सेकेंड गाइस, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि स्लाइड थोड़ा इंक चेंज कर लेती हूँ। देखिए आपके पास ये ऐसे ऐसे करके
देखिए, अगर आपके पास वन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वन डायमेंशन मतलब आइदर होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वहाँ पे अगर हम पार्टिकल के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, देखिए सॉलिड स्टेट मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट ही शो करता है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। क्योंकि गैसियस स्टेट में तो उसका मोमेंटम होता है, उसका प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी होता है गैसियस स्टेट में उसका मोमेंटम। वैसे ही करके अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, उसका फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। अगर हम बात करें वैसे ही सॉलिड सॉलिड फेज के बारे में, सॉलिड फेज में आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है क्या, उसका अरेंजमेंट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका अरेंजमेंट, उनके बीच में कैसा अरेंजमेंट होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। उसी को हम उसी से बेस्ड होता है सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हुआ, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज उसी अरेंजमेंट के आधार पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। उसी से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट को हम 1D में दिखा सकते हैं, आप लोगों को 2D में दिखा सकते हैं, 3D में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकल को हम ले रहे हैं, अज्यूम दैट पार्टिकल इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी दिस पॉइंट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अगर खुद को एक लाइन में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं 1D अरेंजमेंट। 1D अरेंजमेंट में हम बोलेंगे अगर एक्स एक्सिस में खुद को वो रिपीट करता रहा, ऐसे करके करके अगर वो खुद को रिपीट किया तो उसको हम बोलते हैं 1D अरेंजमेंट। अगर वो 2 डायमेंशन, अगर वो एक दूसरे के आसपास ऐसे लगा रहेंगे तो ये होगा आपका 2D अरेंजमेंट। मान लीजिए कि ये एक प्लेन ऑफ द पेपर है, वहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, पॉइंट्स पॉइंट्स करके ऐसे ऐसे, तो ये होगा उन पॉइंट का 2D अरेंजमेंट। एंड हम रैंडमली पॉइंट को अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक सॉलिड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, हम अभी मतलब समझने के लिए मान लीजिए कि हमने रैंडमली पॉइंट अरेंज ना करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पॉइंट को अरेंज किए, तो ये होगा 2D अरेंजमेंट। वैसे ही अगर 3D में उसको पॉइंट को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप जो रूम में अभी बैठे हैं वो रूम में पॉइंट सब एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर और एक पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर ऑर्डर में पॉइंट्स आर अरेंज हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे 3D अरेंजमेंट। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी, ये एक 3D अरेंजमेंट है जहाँ पे ये हुआ आपका एक प्लेन ऑफ द पेपर। 1 सेकेंड गाइज। तो ये हुआ आपका, जैसे कि ये ऊपर ऊपर जो लेयर पॉइंट का है, ऊपर जो लेयर पॉइंट का है वो है प्लेन ऑफ द पेपर, उसके नीचे 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 ऐसे ही करके पॉइंट्स अरेंज हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है सॉलिड के फेज में। पार्टिकल्स देखिए, ये एक पर्टिकुलर सॉलिड है, यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं, एक क्यूबिक अरेंजमेंट में अरेंज हुए हैं। तो पर्टिकुलर as the number of solid increases, मतलब जैसे कि आप लोगों के पास सॉलिड का टाइप डिफरेंट होता रहेगा, वैसे ही पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफर करता रहेगा। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड है, आइस एंड डायमंड, या फिर मान लीजिए कि आप जो भी पर्टिकुलर प्लास्टिक डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो सब में पार्टिकल का अरेंजमेंट एक तरह का नहीं होता। पॉलीमर्स, जो लॉन्ग चेन होता है पॉलीमर्स का, वो एक दूसरे के साथ लाइन बाय लाइन पैरेलल होते रहते हैं, वो उनका अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर पॉलीमर के। अगर हम बात करें वैसे ही, अगर हम बात करें एक वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल जब सॉलिड में होते हैं उनके बीच एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का। वैसे ही अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड में वो जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, जो एक पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, वो आप खुद को रिपीट करता रहता है ऐसे ऐसे करके।
दिख रहा है आपको एक नेटवर्क से स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आगे आगे करके। तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो कि शो होता है डायमंड के केस में। वैसे ही आपका अगर हम मान ले कॉपर सल्फेट या फिर आपका सिल्वर क्लोराइड या फिर आपका नॉर्मल सॉल्ट NaCl जो आप डेली लाइफ में अपना डाइट में इंक्लूड करें, तो हर एक टाइप का जब आपका सॉलिड डिफर होगा, वैसे ही सॉलिड के साथ साथ सॉलिड डिफर होने के साथ साथ उनके बीच में जो पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होगा वो भी डिफर करता रहेगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जब हमने सॉलिड लिया, इसमें ये टाइप का अरेंजमेंट हुआ है जहाँ पे क्यूबिकल अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकल के बीच में। तो यूनिट से स्पेसिफिकली क्या होता है, एक यूनिट होता है सॉलिड के केस में। एक यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। लैटिस मतलब array of points, लैटिस मतलब array of points, that is the regular 3D arrangement of point in a space। एक स्पेस में पॉइंट जो अरेंजमेंट होता है, पॉइंट का जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के बीच में, वो जो स्पेस में एक दूसरे के साथ एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं लैटिस। एंड वो लैटिस अगर 3D में हम बहुत मतलब आरे ऑफ पॉइंट्स में इमेजिन करें, देखिए लैटिस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है यूनिट सेल। The unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction generate entire lattice। लैटिस मतलब array of point, जहाँ पे जो पॉइंट है आपका यूनिट, जो पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट है, वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिस। एंड लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका जो पॉइंट, जो यूनिट सेल होता है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन द क्रिस्टल लैटिस। लैटिस क्या होता है, आरे ऑफ पॉइंट्स। एक स्पेस में अगर बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होके रहे, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस। एंड लैटिस में आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन को बोलते हैं हम यूनिट सेल, जो कि जब खुद को डिफरेंट डायरेक्शन में स्पेस में अरेंज करेगा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर ए लॉन्ग रेंज, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एमोर्फस में पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज विथ ईच अदर, उनके बीच में रैंडम अरेंजमेंट होता है। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर हैविंग पर्टिकुलर अरेंजमेंट, पर्टिकुलर रेंज ऑफ ऑर्डर होता है उनके बीच में, पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है पार्टिकल के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम बात करें, क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होता है। एंड क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, जो कि आपका अगर हम यूनिट सेल को डेफिनेशन बताएं, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generate the entire lattice। The unit cell is characterized by its dimension and angle। यूनिट सेल मतलब पर्टिकुलर शेप का कुछ होगा, आइदर हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है या फिर आपका क्यूबिक अरेंजमेंट हो सकता है। यूनिट सेल किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें यूनिट से टाइप ऑफ यूनिट सेल में, तो एक पर्टिकुलर लैटिस में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। लैटिस इज एन array ऑफ पॉइंट when repeated in the 3D leads to the formation of original crystal। क्रिस्टल में array of point 3D में जब रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं लैटिस। ये एटम को हमने एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया, ठीक है। तो ये हुआ आपका लैटिस। देखिए ये होगा आपका लैटिस, जो कि ये अगर हम मान लें ये प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट यहाँ पे शो हुए हैं, तो लैटिस प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये होगा आपका लैटिस पॉइंट। ओके, सो ईच क्रिस्टल लैटिस इज द array ऑफ लैटिस पॉइंट
The crystal structure is the collection of structural motifs arranged according to the lattice. एक पर्टिकुलर लैटिस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल होते हैं एंड एक लैटिस बहुत सारे लैटिस के साथ जब 3D में रिप्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल। एंड एक पर्टिकुलर लैटिस में बहुत टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकता है। देखिए हम जब ये आपको दिख रहा होगा किस टाइप का, स्क्वायर टाइप का, यहाँ पे तो इसको हम बोलते हैं अगर रिपीटेड ऐसे चलता रहा, अगर ये यूनिट से रिपीटेडली 3D में स्क्वायर पैकिंग के साथ चलता रहा तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए जो पैकिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर लैटिस, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर लैटिस को हम बोलते हैं क्या, arrangement of points in a particular lattice is called your crystal। ठीक है, तो ये लैटिस में अगर ऐसे ऐसे चलता रहा तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब देखिए ये आपका स्क्वायर साइज का दिख रहा है इसीलिए ये हम बोलते हैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मेनली आपका क्या, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें स्ट्रक्चर के, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेन यूनिट प्रॉपर्टी होता है आपके पास यूनिट सेल, जो कि आपका दो तरह का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड इज योर सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज योर सेंटर्ड यूनिट सेल। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यूनिट सेल क्या होता है एंड लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन चलता रहता है लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। होप कि आपको समझ में आया यूनिट सेल जो होता है क्या होता है एंड लैटिस क्या होता है एंड क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, यूनिट सेल दो तरह का होता है, वन होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज योर सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल कैरेक्टराइज होता है फॉर इन with the with its dimension and with its angle between the edges। एजेस हमने यहाँ पे अगर हम बात करें एज लेंथ को, देखिए हम होल ऑफ द सॉलिड स्टेट में आपका एज लेंथ को, जो आपके पास आएगा एज लेंथ, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ। ठीक है, तो ए बी सी ऐसे करके हम एज लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये पर्टिकुलर क्यूबॉइड में आपके पास ए बी सी टाइप्स ऑफ एज लेंथ है, तो यहाँ पे एंगल होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब अगर देखिए पार्टिकल्स, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए आप सबको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि मेनली हम यहाँ पे क्यूब को कंसिडर करके चलेंगे, क्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कंसिडर करके चलेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल आपका हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम स्फीयर के हिसाब से शो करेंगे। तो मान लीजिए कि ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो देखिए यूनिट सेल को हम कब बोलते हैं कि वो स्क्वायर टाइप का है या फिर हेक्सागन टाइप का है या फिर ट्रायंगुलर टाइप का है। कैसे बोलते हैं हम कि आप लोगों के पास होता है प्रेजेंट यूनिट सेल ट्रायंगुलर टाइप या फिर स्क्वायर टाइप या फिर हेक्सागन टाइप, हम ऐसे बोलते हैं उसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका सेंटर को अगर हम ज्वाइंट करें, ये है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल
अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर को ज्वाइन करें, वो जो जिस टाइप का शेप आपको देगा, उस शेप के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि ये इस टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये चार ये एक टाइप ऑफ, देखिए ये मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर लैटिस है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लैटिस में ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम कंसिडर करके इमेजिन करके इसको हमने सेंटर मान लिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, इसको हमने ज्वाइन किया इससे। तो ये शेप आपका दिया क्या, एक स्क्वायर प्लानर शेप दिया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। पैकिंग मतलब एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हो गया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जो कि अपर साइड एंड लोअर साइड करके खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा यूनिट सेल, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल खुद को रिपीट कर रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब वो जो क्रिस्टल लैटिस है वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम उनका सेंटर को ज्वाइन करके हेक्सागन बनाए, तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं एचसीपी, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको हम भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको रफली बता दिया कि कैसा होता है एक्चुअली में, ठीक है, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये आपको पता होगा, हो गया रफली आपको आइडिया आ गया कि कैसे प्रेजेंट होता है यूनिट सेल और लैटिस कैसे प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे जब भी कुछ कोई भी डायग्राम करेंगे आप लोगों के लिए, तो मेनली हम आपको क्यूबिकल टाइप के करके समझाएंगे। तो पहले क्यूब के बारे में एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली में क्यूब का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल होगा, वो मेनली हम उसको क्यूब करके समझाएंगे आप लोगों को। बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक यूनिट सेल में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम क्यूब को लेके समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्यूब का मेन मेन प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्यूब प्रेजेंट है, मान लीजिए कि ये यूनिट सेल भी है, ठीक है। तो एक क्यूब में क्या होता है, एक क्यूब में आप लोगों के पास 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। 12 एजेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे 12 एजेस प्रेजेंट है आपके पास। उसके साथ साथ आपके पास 6 फेस प्रेजेंट है। एंड 1 सेकेंड गाइस, आपके पास एक क्यूब में क्या होता है, पहला आपके पास 8 कॉर्नर होता है, 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम डायगोनल की बात करें, तो एक पर्टिकुलर क्यूब में आपके पास टू टाइप्स ऑफ diagonals are there. One is your face diagonal, second one is your body diagonal. ये बेसिक सा कुछ पॉइंट्स में आपको लिख रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ताकि आपको और भी थोड़ा डिटेल में पता चले। तो ये आपको आगे समझने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। फेस डायगोनल कैसा होता है, एक फेस में जो डायगोनल प्रेजेंट होगा, मान लीजिए कि ये एक फेस है, शायद मान लीजिए ये एक फेस है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस में दो दो फेस डायगोनल प्रेजेंट होंगे। फेस में जो डायगोनल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे फेस डायगोनल। एंड टोटल ऑल ओवर बॉडी में अगर हम ड्रॉ करें, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, ये जो पर्टिकुलर
डायगोनल होगा, ये होगा आपका बॉडी डायगोनल। अगर हम टोटल फेस डायगोनल की बात करें, आपके पास कितना फेस डायगोनल प्रेजेंट होगा? टोटल 6 फेसेस हैं, ईच फेस पर आपका 2 फेस डायगोनल है, तो टोटल फेस डायगोनल होगा 12। अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक बॉडी डायगोनल आएगा। ये पॉइंट से आरो को मार्क कीजिए थोड़ा, जो जब मैं डार्कन कर रहा हूँ पॉइंट्स को, उसको थोड़ा याद रखिए। पहला हुआ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक बॉडी डायगोनल, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट अनदर डायगोनल, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक और एक डायगोनल, एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट से अनदर पॉइंट से होगा और एक डायगोनल। हम नेमिंग कर लेते हैं, आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। बॉडी डायगोनल्स आपके पास टोटल प्रेजेंट होगा 4। इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड में, क्यूब में आपके पास क्या क्या डायगोनल, बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है? अगर हम नेम के माध्यम से दर्शाएं आपके पास, तो पहला डायगोनल होगा, पहला बॉडी डायगोनल मान लीजिए कि ए एच से एक डायगोनल, बॉडी डायगोनल फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज योर बी ई, थर्ड वन इज योर एफ सी, एंड फोर्थ वन इज योर एच गया, बी ई गया, एंड ओके जी डी, डी जी, आप जिस भी तरह बोल सकते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ बॉडी डायगोनल प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड। ओके, तो अगर हम थोड़ा नेक्स्ट साइड पे चल के बात करते हैं। एक पर्टिकुलर क्यूब में हमने देख लिया कि 8 कॉर्नर्स होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है, स्मॉल पॉइंट्स आर, दिस स्मॉल पॉइंट्स आर वेरी नेसेसरी टू यू, ठीक है। अगर हम डायगोनल का लेंथ कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, ये थोड़ा पिक्चर थोड़ा सही नहीं बना, इमेज थोड़ा आप कॉपी में आपका अच्छे से बनाइएगा, सही नहीं बना मेरे से सही नहीं बना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एज लेंथ की, तो हम पूरे सॉलिड स्टेट में आपको ए की एज लेंथ को मानेंगे ए, ठीक है। पूरा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर आपका हम आगे पढ़ेंगे, हम ए को एज लेंथ के एज लेंथ में रिप्रेजेंट करेंगे ए को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एज लेंथ हुआ ए से बी तक जो एज लेंथ हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, ठीक है। अगर हम लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की बात करें, एंड आज यू ऑल नो दिस इज अ क्यूब, ठीक है। मैंने एक क्यूब बनाया, हालांकि ये क्यूब की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्यूब ही है, ठीक है। आप अपने नोट में अच्छे से बनाइएगा। सॉरी गाइस, मेरा इमेज सही नहीं आया। तो हम यहाँ पे एज लेंथ को ए में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड अगर हम लेंथ क्यूब में, ये क्यूब है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्यूब में सारे एज लेंथ सेम होते हैं, तो सारे एज लेंथ यहाँ पे ए ही होगा। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ ए फेस डायगोनल की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर ये ए बी सी है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्यूब है, एंड यहाँ पे थोड़ा 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड थोड़ा वेट कीजिए। होप कि आप सब ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल को अगर हम मान के करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसका लेंथ, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, अगर हम पिथागोरस या फिर आप उसको बोल सकते हैं पाइथागोरस आप थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसका ए सी का लेंथ क्या आ जाएगा आपके पास? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर टू द पावर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे लेंथ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये होगा रूट 2a।
ये है फेस डायगोनल का लेंथ। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि फेस डायगोनल ये आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है हर एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था सीजीएल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आगे आगे जितना हम जिंक सॉल्फेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सब क्रिस्टल के जो अब हम आगे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिए एंड चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो फेस डायगोनल का लेंथ आएगा, इतना डिराइव करने की कोशिश मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसा लिख सकते हैं कि फेस डायगोनल का लेंथ है √2a, ठीक है। अगर हम लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि हमें पर्टिकुलर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ डी, ये हुआ एफ ई, ठीक है। बी से या फिर ये काम करते हैं, थोड़ा सॉरी गाइस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे हम अभी, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कोशिश कीजिए खुद से, आपसे हो रहा है क्या। मैंने आपको ये समझा दिया ऑलरेडी फेस डायगोनल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी डायगोनल को। देखिए अगर हम ये मान लीजिए कि एफ पॉइंट, ठीक है। अगर हम ए से एफ पॉइंट को जुड़ेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास ए एफ एक बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है। इसका अगर हम लेंथ अप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे, इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, अगर ये आपका एक पर्टिकुलर डायगोनल है एंड यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम मान लीजिए कि ये एफ जी ई एफ, ये है जी पॉइंट या ये है एच पॉइंट, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो अगर ये ए एफ एक बॉडी डायगोनल है, ए जी एक फेस डायगोनल है, जी एफ एक पर्टिकुलर एज है, तो यहाँ से हम पर्टिकुलर ये एक ट्रायंगल ए जी एफ ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम करेंगे अभी, खुद से ट्राई कीजिए थोड़ा। देखिए अभी इन ट्रायंगल ए जी एफ दिख रहा है, ए जी एफ ट्रायंगल में जी एफ का लेंथ है आपके पास, ये एक एज है, जी एफ एक एज है, उसका हम लेंथ लेंगे ए एफ का एज लेंथ है। ए जी हमने अभी कैलकुलेट किया, एक फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a। तो अगर हम यहाँ से ए एफ को कैलकुलेट करने जाएं तो इस यहाँ पे हो जाएगा क्या, √2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, √3a, ठीक है। ये एक फेस डायगोनल का, अच्छे से याद रखिएगा, फेस डायगोनल का लेंथ होता है क्या, फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a एंड बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से और एक पर्टिकुलर कैलकुलेट करते हैं, और एक कंसेप्ट, सॉरी गाइस सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अगर हम यहाँ से और एक ट्रायंगल में यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए, यहाँ पे हम और एक टाइप ऑफ डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे और एक लेंथ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया, सी पॉइंट है, यहाँ पे ए बी कॉर्नर है एंड आपको ए सी का लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या आप कर सकते हैं, ए सी का लेंथ क्या होगा, खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ए बी सी ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट करना है ए सी का लेंथ।
आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। इन द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी हम कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे डी पॉइंट लें, बी सी डी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक फेस डायगोनल आएगा। इस पर्टिकुलर फेस डायगोनल का लेंथ है √2a, तो बी सी उसका फेस डायगोनल का हाफ है, हाफ ऑफ द लेंथ है। तो अगर हम बी सी को लें तो क्या आ जाएगा, √2a/2। वैसे ही अगर हम ए बी की बात करें, ए बी एक एज है जहाँ पे एज लेंथ है ए, तो यहाँ से हम ए सी को कैलकुलेट कर लेंगे। इन द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी अगर हम ए सी को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2a/2 का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से आएगा क्या, 6a² / 4 का रूट ओवर आएगा √3/√2। आ रहा है आपका √3/√2, ठीक है, √3/√2a। इसको प्लीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे बहुत बार हम इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छे से याद रखिए कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया AC का लेंथ इन केस ऑफ बॉडी डायगोनल एंड इन केस ऑफ, यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा फेस डायगोनल हमने कैसे कैलकुलेट किया, बॉडी डायगोनल हमने किस किस ट्रायंगल लेकर कैलकुलेट किया, उसके साथ साथ हमने कैसे AC को कैलकुलेट किया। ठीक है, जब हम वॉइड्स पढ़ेंगे एंड और भी ज़्यादा एडवांस दिशा में जाएंगे वहाँ पे ये आपको काम में आएगा। ठीक है, ये √3/√2a, ठीक है, AC का लेंथ आएगा √3/√2a। तो ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए कि कैसे कैसे एज लेंथ आपका कैलकुलेट होता है। उसके साथ साथ आप लोग क्यूब के बारे में भी थोड़ा जान लिए कि कैसे कैसे होते हैं। अब हम मैंने आपको यूनिट सेल भी बता दिया, लैटिस भी बता दिया, एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल भी मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर 1 सेकेंड गाइस, तो आपके पास ये जो यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल में आपका पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपका पार्टिकल्स, हमने यहाँ पे कंसिडर किया। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में अगर हम इसका क्यूब बनाए इस पर्टिकुलर क्यूब एक यूनिट सेल है। इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में अगर आपका कॉर्नर्स में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स में अगर हम लेंगे पार्टिकल्स को, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई मतलब बड़ी बात समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यूनिट सेल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिट सेल होता है, हम यूनिट सेल को कैसे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेकर हम उसको इमेजिन करते हैं कि किस किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट सेल में हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने, मान लीजिए कि हमने एक सॉलिड का स्ट्रक्चर एनालाइज की एंड वहां से हमें एक पैटर्न मिला ऐसे करके। मान लीजिए कि हमें ये पर्टिकुलर वो सॉलिड का स्ट्रक्चर एनालाइज करते हुए हमें एक ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से इन्फिनिटी टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम इमेजिन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ये होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल हो सकता है, एक ट्रायंगुलर टाइप ऑफ हो सकता है, या फिर अगर हम ऊपर भी बना ले तो ये एक स्क्वायर टाइप का हो सकता है, या फिर आपका हेक्सागोनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी टाइप ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लेकिन हम एक फाइनल यूनिट सेल को कैसे लेंगे, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को हम तब लेंगे जब वो क्या आपका दर्शाएगा, वो क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, वो उस पर्टिकुलर सॉलिड का हर एक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया होगा। जब हम एक पर्टिकुलर सॉलिड का स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे वहां से हम यूनिट सेल को ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूनिट सेल
उस पर्टिकुलर सॉलिड का सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसके साथ साथ हम वो पर्टिकुलर यूनिट सेल को लेके इमेजिन करके सॉलिड का स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर सकते हैं एंड सॉलिड का मतलब हो गया कि जैसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को भी हम उस पर्टिकुलर यूनिट सेल से इमेजिन कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज को अनहार्म करके उसको विदाउट डिफरिंग इन द फिजिकल प्रॉपर्टी हम उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को अगर हम लेंगे तब जाके वो यूनिट सेल फाइनलाइज होगा। मतलब पर्टिकुलर यूनिट सेल जब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा तब हम जाके उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को फाइनलाइज करते हैं उस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपका यूनिट सेल हो सकता है। तो ऐसे आरएफ पॉइंट्स में एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है एंड उस पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम पर्टिकुलर यूनिट सेल को कैसे एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलर यूनिट सेल को कैसे फाइनलाइज करते हैं, वो फाइनलाइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल विच कैन बी डिस्क्राइब बाय दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिए। तो अगर हम बात करें सेंटर्ड यूनिट सेल में, तो अगर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एज कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर आपका बॉडी में भी बॉडी के अंदर वो यूनिट सेल के अंदर जैसे कि आपका एक हेक्सागोनल यहाँ पे मैंने आपको शो किया, हेक्सागोनल टाइप में आपका बॉडी में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे ही करके अगर एक क्यूब टाइप ऑफ यूनिट सेल में अगर आपका बॉडी में भी एक जिस भी टाइप का आप ले सकते हैं यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल में एज कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ, सॉरी एज नहीं कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर आपका बॉडी में भी प्रेजेंट हुआ एक एटम, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे centered unit cell. When a unit cell contains one or more constituent particle present at the positions other than corners, ठीक है, कॉर्नर्स को छोड़ के बॉडी में हुआ और भी कई सारे पोजिशंस होते हैं, वॉइड्स होते हैं, अगर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करें वो 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं। वन इज योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्यों हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है, क्योंकि हमें एक अननोन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना होगा, तब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को। एंड वहाँ से हमें एक पर्टिकुलर जो अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड आया तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा जो कि 3D में होगा। अगर हम उसको एनालाइज करेंगे एक एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लेके, तो 3D अरेंजमेंट उसको अगर हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमें 2D अरेंजमेंट मिलेगा, और भी अरेंजमेंट करेंगे तो 1D अरेंजमेंट भी मिल सकता है। तो हमने पढ़ा कि यूनिट सेल एंड लैटिस क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं वॉइड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हम बात करें, देखिए 1D में एटम्स कैसे प्रेजेंट होंगे, एक पर्टिकुलर लाइन में प्रेजेंट होंगे, एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है। एक पर्टिकुलर लाइन में अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं 1D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम 2D में इमेजिन करेंगे तो 2D में उसके साइड में पैरेलली और एक लाइन का अरेंजमेंट होगा। या मान लीजिए कि ये प्लेन ऑफ द पेपर है, यहाँ पे हमने और भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ड्रॉ किए अगर, तो ये होगा आपका पर्टिकुलर 2D अरेंजमेंट। एंड 2D अरेंजमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस में प्रेजेंट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मैंने आपको अभी बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वॉइड्स की बात करें, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में
ये होगा array of rearrangement, array of arrangement of particular particle, लाइन बाय लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलली प्रेजेंट है, उनके बीच में एक क्लोज पैकिंग के बाद उनके बीच में जो लेफ्ट स्पेस आएगा यहाँ पे उसको हम बोलते हैं वॉइड। ये पर्टिकुलर शेप अगर हम यहाँ पे दिखाए तो ये पर्टिकुलर शेप आपका हो गया वॉइड। यूनिट सेल आपको समझ में आया? तो मान लीजिए कि आपका यूनिट सेल में आपने लैटिस बना दिया एक आरे ऑफ अरेंजमेंट करके, लैटिस पॉइंट लैटिस में रीअरेंजमेंट होने के बाद आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। वो क्रिस्टल में पॉइंट्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग में ऐसे करके प्रेजेंट है। वहाँ पे क्लोज पैकिंग के बाद एक दूसरे के मिनिमम एक दूसरे के मैक्सिमम पास पास आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के बीच में जो लेफ्ट ओवर स्पेस बचेगा आपके पास उसको हम बोलते हैं क्या, वर्ड्स और इंटरसाइट, ठीक है। अगर हम ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बनाएंगे तो यहाँ पे ये तीन पार्टिकल एक दूसरे के मिनिमम क्लोज एंड ऑफ मैक्सिमम क्लोज एंड ऑफ आ जाने के बाद ये जो उनके अंदर जो लेफ्ट ओवर स्पेस बचा उसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब लेफ्ट स्पेस, जो खाली स्पेस होगा, जो बच्चा होगा, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होने के बाद, फाइन अरेंजमेंट होने के बाद जो उनके अंदर जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉइड कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट रह गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगर हम ये ए मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है ए के साथ जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े होंगे उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे ही अगर हम वर्ड की बात करें, वर्ड इन केस ऑफ वर्ड्स, जो ये पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे ट्रायंगुलर वर्ड है। क्यों हमने इसको ट्रायंगुलर वर्ड बोला? क्योंकि हमने जब ये सेंटर्स को पर्टिकुलर सॉलिड का पर्टिकुलर पार्टिकल का सेंटर को ज्वाइन की एक ट्रायंगुलर शेप दिया, तो इसीलिए वो ट्रायंगुलर शेप को हम बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो वर्ड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वर्ड। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड तीन पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम बात करें एक्स एंड वाई एक्सिस में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आपके पास, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैरेलली प्रेजेंट होंगे, उनका सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच में जो लेफ्ट ओवर स्पेस बचेगा वो एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है आप लोगों को। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका सेंटर को अगर देखिए वॉइड का शेप कैसे आपका हम लेते हैं, वॉइड का स्पेस कैसे इमेजिन होता है, बाय एनालाइजिंग द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर शेप देगा उसी के आधार से हम लेते हैं वो वॉइड का शेप, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लानर शेप आ रहा है तो इसीलिए हमने इसको एक पर्टिकुलर वॉइड को बोला क्या, स्क्वायर प्लानर वॉइड, ठीक है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मतलब ये पर्टिकुलर वॉइड इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 पार्टिकल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पर्टिकुलर वॉइड हुआ या फिर एक पर्टिकुलर पार्टिकल हुआ, एक कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ अटैच हुआ है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक पर्टिकुलर एटम या फिर वॉइड डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ प्रेजेंट होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये हो गया 2D के बारे में। ये अगर हम बात करें 3D के केस में तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ होता है वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, क्यूबिकल वर्ड, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ एटम्स क्रिएट ए वॉइड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, ठीक है। अगर हम 3D में बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, जैसे कि हमने मान लिया कि CH4 है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल में शेप क्या होता है, ऐसा होता है कुछ, ये होता है आपका पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल शेप। तो इस पर्टिकुलर शेप में जो वॉइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे अनदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे अनदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे अनदर एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए कि ये सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 दिशा में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, हो गया आपके पास ये मीथेन मॉलिक्यूल का। अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस, मीथेन मॉलिक्यूल तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैस में ही होता है, अगर हम उसको कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे मीथेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, तो वो जो पर्टिकुलर सॉलिड का आरे क्रिएट करेगा, जो सॉलिड क्रिएट करेगा, वहाँ पे जो वॉइड्स प्रेजेंट होंगे वो इन कांटेक्ट होंगे चार टाइप ऑफ आटम के। तो उसको इसीलिए हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होता है कि ऐसे हुआ 3 एटम्स प्रेजेंट हुए। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है, 1 सेकेंड गाइस, अगर आप मैं आपके लिए एक काम करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ अभी। देखिए अभी थोड़ा देखिए, अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये आपके पास मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, यहाँ पे और अनदर पार्टिकल है, यहाँ पे अनदर पार्टिकल है। 3D में मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर वॉइड होगा, यहाँ पे इसके ऊपर अनदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम मैं उसको 2D में रिप्रेजेंट करूँ, ये एक पार्टिकल प्रेजेंट है, अनदर पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हुआ अनदर पार्टिकल, इन तीनों के ऊपर 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 की डायरेक्शन से और एक पार्टिकल को हम रखेंगे। ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हुआ। अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। देखिए ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट चल रहा है एटम के बीच में। यहाँ पे हमने ये 3 को कंसिडर करेंगे, ये 2D प्लेन में। अगर हम इसको 3D में लेंगे तो इस तीनों के ऊपर हम और एक एटम को रखेंगे, इन दोनों तीनों के ऊपर हम और एक एटम को रखेंगे, इन दोनों के ऊपर हम और एक एटम को रखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सॉलिड के बीच में यूनिट सेल का अरेंजमेंट होगा, ये होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ देखिए समझ में आया आपको? मैंने ड्रॉ किया ऐसे करके 3 पार्टिकल एंड उनके ऊपर और एक पार्टिकल को लाके रख दिया। सो ये जो पर्टिकुलर वॉइड है वो इन द कंटेक्ट ऑफ 4 पार्टिकल में पार्टिकल के कंटेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर वॉइड होगा उसको हम बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपका, तो इसीलिए हम बोलेंगे उसको टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एंड क्यूबिकल वॉइड की,
देखिए, थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ओके, सो अगर हम माने ऑक्टाहेड्रल भॉइड में, ऑक्टाहेड्रल भॉइड को हम 3D में इमेजिन करेंगे, 3D में ऑक्टाहेड्रल भॉइड को, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर भॉइड जितने नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बार बच्चों के बीच में कंफ्यूजन होता रहता है कि ऑक्टाहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल भॉइड होता है 6। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको शो करने की कोशिश करूँ ऑक्टाहेड्रल भॉइड को, ये दो टाइप में हो सकता है। एक होता है ऐसा अरेंजमेंट, ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट वन होता है, एंड दूसरा होता है टेट्रागोनल अरेंजमेंट। ये हुआ आपका प्रेजेंट है, मान लीजिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 गया आपके पास पार्टिकल, तो और 3 टाइप ऑफ एटम, और तीनों एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम कैसे उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉइड आ रहा है, देखिए 3D स्पेस में थोड़ा इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर और एक पार्टिकल अगर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे रखेंगे, तो ये पर्टिकुलर जो आपका वॉइड हो रहा है, ये पिक्चर थोड़ा आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कि ये 3 एटम्स प्रेजेंट हुए, ठीक है। 2D एक प्लेन लीजिए, अगर आपके पास बॉल है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं स्फीयर के साथ, स्फीयर को, उस पर्टिकुलर बॉल को आप एटम के साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये हुआ आपका 3 पार्टिकल को हमने रखा, उसके ऊपर 3D में अभी इमेजिन कीजिए, 3D में उसके ऊपर हम ये पर्टिकुलर एटम को रखेंगे, दिख रहा है ये जो फ्री स्पेस अंदर रहा उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल भॉइड। ऑक्टाहेड्रल भॉइड मतलब वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो 6 एटम का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर एटम नीचे प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमने उल्टे तरीके से ट्रायंगल को रखा। पहला ट्रायंगल हमने ऐसा रखा, यहाँ पे हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रख लिया, उसके बाद हमने इस तरह ट्रायंगल को उल्टा करके रख दिया। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस बचेगा उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल भॉइड, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। अभी मैं दिखाती हूँ कि टेट्रागोनल कैसा होता है। टेट्रागोनल मतलब वहाँ पे टेट्रागन प्रेजेंट होगा। टेट्रागन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है आपका टेट्रागन। टेट्रागन में अगर हम पॉइंट को शो करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है टेट्रागन। मैंने, देखिए मेरे साथ साथ अगर आप रफ में भी बनाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा समझने में इजी हो जाएगा। पहले एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए, ऊपर एक पार्टिकल रख लीजिए, ऊपर एक पॉइंट एंड नीचे एक पॉइंट, एंड पॉइंट्स को आराम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं अभी। तो ये हुआ आपका एक पर्टिकुलर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों हुआ आपके पास, ये एक पर्टिकुलर टेट्रागोन हुआ, तो यहाँ पे ये बीच में जो स्पेस बचेगा उसी को हम बोलते हैं टेट्रागोनल वॉइड।
मतलब उसी को भी हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये हुआ, नीचे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और या फिर मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे ड्राइंग अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए कि ये मैंने आपको 3D में रिप्रेजेंट किया, तो नीचे एक एटम जाके आएगा एंड एज वेल एज ऊपर एक एटम बचेगा आपके पास, ठीक है। ये अंदर, ये 6 एटम के अंदर जो फ्री स्पेस होगा उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मतलब यहाँ पे कैसे हुआ आपको दिख रहा है, एक टेट्रागन हुआ, ये पर्टिकुलर टेट्रागन में उसके अंदर जो फ्री स्पेस होगा उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरे से डायग्राम सब मेरे से अच्छे नहीं बने। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपी में आप मेरे साथ साथ अगर बनाते रहेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। होप कि आपको टेट्रागोनल वर्ड जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं फिर से बनाऊँ आपके लिए, मैं अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुआ, सॉरी गाइस। तो मान लीजिए कि ये 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ऊपर एक पर्टिकुलर एटम आएगा, नीचे से एक पर्टिकुलर एटम आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर में प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे इस 6 एटम को लेकर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर उनके बीच में जो फ्री स्पेस बचेगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो ये हुआ आपका वॉइड। अगर आप अच्छे से ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट में गिवन है, अच्छे से गिवन है। अगर आप नोट को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ टेट्रागोनल ट्राइगोनल अरेंजमेंट, हमने एटम्स को प्रेजेंट किए इन टाइप ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। इससे कुछ हमारा था, ये एक पर्टिकुलर ट्रायंगल था, अनदर ट्रायंगल को उल्टे करके हमने शो किए, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पेस आ रहा था उसी को हम बोलते थे वर्ड। एंड अगर हम टेट्रागोनल की बात करें, 4 टाइप को हमने पहले रखा, ए प्लेन, ऊपर एक एटम रखा एंड नीचे एक एटम रखा, ठीक है। उसी को हम बोले क्या, उनके बीच में जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहा, एंड नेसेसरीली ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करना चाहिए, ठीक है। क्लोज पैकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल क्लोज इनफ, मतलब उनके बीच में टच कर रहा होगा। सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में वो पर्टिकुलर एटम एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तो वो जब टच करेंगे तब जाके उनके बीच में जो फ्री स्पेस आएगा उसको बोलते हैं वॉइड। एंड ये होगा आपका ट्रायंगुलर वॉइड, एंड दिस इज योर सॉरी, ये होगा आपका ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये होगा आपका टेट्रागोनल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बोथ रिप्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया कि एक पर्टिकुलर लैटिस में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल को आप दिखा सकते हैं, ओके। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर लैटिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब इन्फिनिटी टाइप ऑफ यूनिट सेल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन होता है नेसेसरीली कि वो स्मॉल होगा, वो पर्टिकुलर यूनिट सेल स्मॉल होना चाहिए नेसेसरीली, एंड वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को शो करना चाहिए, ठीक है। यूनिट सेल मे और मे नॉट बी स्मॉलेस्ट बट easily provide all easily can provide maximum property, can show maximum property, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब उनके बीच में जब जो वॉइड प्रेजेंट होगा वो स्क्वायर टाइप का प्रेजेंट होगा, एंड जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर से, सॉरी गाइस, जब हम सेंटर को लेकर ड्रॉ करेंगे पार्टिकल को,
तो उनके बीच में कैसा अरेंजमेंट रहेगा, एक स्क्वायर टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी बता दिया, वर्ड्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, पैकिंग कैसा होता है मैंने आपको ये भी बताया। उसके साथ साथ पैकिंग जो होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, जहाँ पे आपके पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो स्क्वायर टाइप का होते हैं। मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा, अगर यूनिट सेल्स इस तरह का होगा, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड अगर आपके पास हेक्सागोनल फॉर्म हुआ तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड ये रिपीटेडली बनेगा स्पेस में, ठीक है। यूनिट सेल होता है एक रिपीटेड यूनिट ऑफ लैटिस। लैटिस का यूनिट फंक्शन होता है यूनिट सेल, जो कि स्पेस में खुद को पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रिपीट करता रहता है, ठीक है। और उसी लैटिस का बिग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। तो और आज होप कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए, एंड ऑलरेडी मैंने आपको नोट दे दिया है सॉलिड स्टेट का, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप थोरोली रीड करके थोरोली अगर आपको रीड करेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे एंड रिवीजन करते रहे होंगे, ठीक है। एंड जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सॉरी अगर आपको ठीक से पता नहीं चला, अगर आप नोट को थोरोली पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नोट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कि यहाँ पे पैकिंग दिया है, पैकिंग इज अगर पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहा उसी को हम बोलते हैं पैकिंग। एक दूसरे के इनफ क्लोज रहे उसको हम बोलते हैं पैकिंग, क्लोज पैकिंग द अरेंजमेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो होप कि आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए एक हार्ट भी मैं भेज रहा हूँ, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, हमने सक्सेसफुली गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को कवर कर दिया, एंड ऑलरेडी मैंने आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिया, तो पढ़ के रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट क्लास में और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इस सब को रेडी रखिएगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा बेसिक, तो आप आगे जाके कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ क्लास को फिर से शुरू से देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तब आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आपको ऑनलाइन में भी बॉल्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर आप अगर सर्च करेंगे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3D में, तो वहाँ पे आपको नेट में भी मिल जाएगा। उसको भी आप ऑर्डर करके देख सकते हैं, घर पे ला सकते हैं उसको, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।